हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड सभी पोफर के क्वेश्चन यानी पोफर संबंधित जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं हम उस पर अध्ययन करने चल रहे हैं। देखते हैं पहला हमारा प्रश्न क्या है। स्वपोषी पोफर है, स्वपोषी पोफर तथा विषम पोषी पोफर में अंतर। पहला हमारा क्वेश्चन उठता है क्या है, स्वपोषी पोफर तथा विषम पोषी पोफर में अंतर। यह हमारे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। पोफर संबंधित स्वपोषी पोफर तथा विषम पोषी पोफर में अंतर। स्वपोषी पोफर केवल हरे वनस्पतियों में होता है। स्वपोषी पोफर केवल हरे वनस्पतियों में होता है। क्योंकि हरी वनस्पतियों में, ठीक ना, क्योंकि हरी वनस्पतियों में कहते हैं हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नामक एक वाणक होता है। क्लोरोफिल नामक एक वाणक पाया जाता है जिससे सूर्य की उपस्थिति या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से जलों द्वारा जल लेता है पेड़, ठीक है, और अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोफर तथा विषम पोषी पोफर में अंतर। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर स्वपोषी पोफर केवल हरी वनस्पतियों में होता है यानी हरे पेड़ पौधों में स्वपोषी पोफर होता है। क्योंकि इसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। किसमें होता है, हरी वनस्पतियों में, हरे पेड़ पौधों में, जो क्या करता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 तथा क्या करता है पृथ्वी से यानी कि अर्थ पे क्या लेता है, अपने जड़ों द्वारा जल लेता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। भोजन बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम तो कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली वह एक जैविक क्रिया, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली एक जैविक क्रिया जिसमें प्रत्येक पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जड़ों द्वारा जल लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आता हमारा दूसरा क्या है, विषम पोषी पोफर, ठीक है। विषम पोषी पोफर जंतुओं में होता है। विषम पोषी पोफर जंतुओं में होता है क्योंकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वह यानी कि जंतु इसलिए हरे नहीं होते, केवल यूग्लिना को छोड़ करके, ठीक है। जंतु अपना भोजन स्वपोषी पौधे यानी जंतु अपना भोजन स्वपोषी पौधे से प्राप्त करते हैं। जो हमारे हरे पौधे होते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं और स्वपोषी पौधे से जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतुओं को विषम पोषी कहते हैं। जंतु हमारे होते हैं विषम पोषी होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोफर तथा विषम पोषी पोफर में अंतर। दोनों अंतर हो गए। स्वपोषी पोफर केवल हरी वनस्पतियों में होता है। स्वपोषी पोफर केवल हरी वनस्पतियों में होता है क्योंकि हरी वनस्पतियां उसमें एक हरा रंग पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, वर्णक होता है यानी एक हरा रंग वर्णक है। कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो करता क्या है, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है, जलों से जल लेता है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरी वनस्पति। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और विषम पोषी पोफर जंतुओं में होता है क्योंकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जंतु अपना भोजन स्वपोषी पौधे से प्राप्त करते हैं। जंतु अपना भोजन स्वपोषी पौधे से प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतुओं को विषम पोषी कहते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, देखो क्या है, नीचे देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो उत्तर क्या होगा, नीचे देखो इसका क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा अपने बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। प्रत्येक पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या कहाँ से प्राप्त करता है, अपने बाह्य वातावरण से, ठीक है, जिसमें जड़ों से जल लेता है। और क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों द्वारा जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 लेते हैं, ठीक है, और सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जड़ों द्वारा जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो लिखा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो लिखते क्या उत्तर में, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा अपने बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है, जिसमें जड़ों से जल लेता है, अपने जड़ों द्वारा जल लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है यानी CO2 लेता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से बनाता है, क्या बनाता है, भोजन बनाता है, ठीक है ना।
जिसे इन सभी चीज़ों को यानी कि इन सभी चीज़ों को पौधे का कच्ची सामग्री कहते हैं। इन सभी चीज़ों को पौधे का कच्ची सामग्री कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि हाँ, इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा क्या है? देखो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा है हमारे आमाशय में अम्ल HCl की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में HCl गैस HCl अम्ल निकलता है हमारे आमाशय की ग्रंथियों से, यानी हमारा आमाशय जो है एक थैलीजुमा संरचना है, ठीक है। तो लिखे क्या हमारे आमाशय में अम्ल HCl की क्या भूमिका है? तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के आमाशय में, तो हमारे लिखे क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बाहर से आए हुए जीवाणु और भोजन को फड़ाने से बचाता है। यानी HCl का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह बाहर से आए हुए जीवाणु और भोजन को फड़ने से बचाता है, जिसका pH मान कितना होता है? 6.8 होता है, ठीक है ना। यानी कि HCl का pH मान 6.8 होता है और HCl जो होता है बाहर से आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है तथा क्या करता है? भोजन को फड़ने से बचाता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है? तो इसको देखते हैं, पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का कार्य, ये हमारा कौन क्वेश्चन है? चौथा, NCERT का चौथा क्वेश्चन। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाचक ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। पाचक एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाचक ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, निकलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करते हैं। जो निम्न है, देखो नीचे क्या है, आमाशय से स्रावित एंजाइम, आमाशय से निकलने वाले एंजाइम, जो आमाशय से निकलते हैं एंजाइम, जिसमें जैसे हमारा हो गया पेप्सिन हो गया, ये हमारा पेप्सिन है, ठीक है ना, ये पेप्सिन है। वो निकलता कहाँ पे है हमारा पेप्सिन? वो हमारा पेप्सिन निकलता है आमाशय से। दूसरा है रेनिन, तीसरा है जठर लाइपेज, HCl भी निकलता है, ठीक है ना। यानी 4 निकलते हैं, जिसमें हम 3 लिखें, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा प्रोटियोजेज में, प्रोटीन को पेप्टोन्स में प्लस प्रोटियोजेज में बदलता है, ठीक है ना। और रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन केसिन को किसमें बदलता है? पैराकेसिन में, ठीक है। और जठर लाइपेज वसा का ट्राइग्लिसराइड में, वसा को ट्राइग्लिसराइड में बदलता है, ठीक है ना। आमाशय से स्रावित 3 एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन और जठर लाइपेज है। और आता है अग्नाशय से स्रावित एंजाइम कौन कौन से? स्ट्रिप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन, यानी क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और स्ट्रिप्सिन, कुछ भी कहें, ठीक है ना। तो 3 एंजाइम है, कौन कौन से? स्ट्रिप्सिन, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। स्ट्रिप्सिन वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। एमाइलेज जो है मंड का माल्टोज में, मंड जो है पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज जो है डाइसेकेराइड है, ठीक है ना। मंड हमारा पॉलीसेकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणी है, कार्बोहाइड्रेट की 3 श्रेणी, एक मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। जिसमें हमारा मंड आता है पॉलीसेकेराइड में। और माल्टोज जो है एक प्रकार का ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, ठीक है ना। तो डाइसेकेराइड हमारा माल्टोज है। तो एमाइलेज क्या करता है? मंड को यानी पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करता है, माल्टोज है हमारा डाइसेकेराइड, ठीक है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में प्लस पॉलीपेप्टाइड में। तो हमारा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? जो हमारे पाचक एंजाइम है उनके कार्य क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को, यानी NCERT का हमारा अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग को कैसे अभिकल्पित किया गया है? यानी कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग को कैसे बनाया गया है, यानी कि क्षुद्रांग की भीतरी संरचना कैसी है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, इसका उत्तर क्या है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग में छोटे छोटे रोमहावी जैसी संरचनाएं, रोम की जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम रसांकुर कहते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग में छोटे छोटे रोमहावी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर में छोटे छोटे चूसक कोशिकाएं यानी चषक कोशिकाएं कहते हैं। इसमें क्या चूसक कोशिकाएं
और लसिका केश क्या है, लसिका केश क्या है, चषक कोश क्या है, धमनी केश क्या है, शिरा केश क्या है, पाई जाती है, जिसके द्वारा भोजन रुधिर में अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके द्वारा भोजन क्या है रुधिर में चला जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और रुधिर के माध्यम से भोजन ग्लूकोज, भोजन में क्या ग्लूकोज है हमारे यकृत तक पहुंच जाता है, रुधिर के माध्यम से भोजन यकृत तक पहुंच जाता है, जहां से आवश्यकता अनुसार, जहां से यानी यकृत से आवश्यकता अनुसार रुधिर को, आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज को रुधिर में भेजा जाता है, यानी जितनी ग्लूकोज की मात्रा हमारे रुधिर की आवश्यकता है उतनी ही भेजी जाएगी, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज को रुधिर में भेजा जाता है तथा बचे हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर सुरक्षित रखता है, ठीक है। और आवश्यकता यानी पड़ने पर जितनी, यानी कि जब आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा। जब हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो ग्लाइकोजन क्या होगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। कौन बताइए यकृत की कोश क्या है। तो क्या पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग को कैसे अभिकल्पित किया गया है। पचे हुए, इसका उत्तर हमारा क्या देखो, क्या देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सामने पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांग में छोटे छोटे रोमांच जैसी रचनाएं होती हैं, पाई जाती है, जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर में चूसक कोशिकाएं या चषक कोशिकाएं, कुछ भी हो, ठीक है, चषक बोले चूसक बोले, चूसक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसमें क्या होती हैं, लसिका कोशिकाएं होती है, लसिका केशिकाएं, धमनी केशिकाएं, शिरा केशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा भोजन रुधिर में अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जो हमारे रसांकुर होते हैं क्या, उसमें चूसक ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को क्या करती हैं, अवशोषित, यानी पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं, और रुधिर के माध्यम से भोजन यकृत तक जाता है, यकृत में चला जाता है, ठीक है, यकृत तक पहुंच जाता है, जहां से आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज में रुधिर रहता है, यानी आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज को रुधिर में भेजा जाएगा, ठीक है। यानी कहाँ से, यकृत से क्या करेंगे, यानी यकृत में हमारे जब भोजन चला गया, यानी ग्लूकोज चला गया, यानी रुधिर में जितनी चाहिए क्या ग्लूकोज की मात्रा उतना यकृत द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। और तथा बचा हुआ ग्लूकोज जो है ग्लाइकोज में बदल जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोज में बदल कर रख लिया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी जब रुधिर में क्या ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा। और अभ्यास से देखो, अभ्यास से किताब देखो, किताब में अपने अभ्यास प्रश्न से, ठीक है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। इसका उत्तर क्या होगा, हमारे शरीर में वसा का पाचन स्टिएप्सिन एंजाइम के द्वारा, जो हमारे अग्नाशय स्राव होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन स्टिएप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है, जो वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन स्टिएप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, जो वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, परिवर्तित कर देता है। स्टिएप्सिन एंजाइम यानी स्टिएप्सिन का श्रावण अग्नाशय से होता है, स्टिएप्सिन एंजाइम का श्रावण अग्नाशय से होता है तथा यह प्रक्रम ग्रहणी में होता है। स्टिएप्सिन कहाँ होता है, हमारे अग्नाशय से, और अग्नाशय से यानी अग्नाशयी रस, यानी हम कह सकते हैं स्टिएप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय स्रावित होकर ग्रहणी में आएगा, क्योंकि भोजन ग्रहणी में आ रहा है, ठीक है, अग्नाशय में नहीं जा रहा है। तो लिखेंगे हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, हमारा प्रश्न क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, या प्रक्रम कहाँ होता है। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन स्टिएप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, जो वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, परिवर्तित कर देता है। स्टिएप्सिन एंजाइम का श्रावण अग्नाशय से होता है, यानी अग्नाशय ग्रंथियों से होता है, तथा यह प्रक्रम ग्रहणी में होता है, यानी वसा का जो पाचन है, यानी वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने की क्रिया कहाँ होती है, ग्रहणी में होती है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन हो गया है, हमारा कौन सा छठवां क्वेश्चन अभ्यास था। हमारा अभ्यास क्वेश्चन बनता था क्या था, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है। इसको हम बता देते हैं, लिखे नहीं वैसे बता देते हैं। जो हमारा भोजन होता है, भोजन बहुत कठोर होता है, ठीक है, तो उसके यानी भोजन को सबसे पहले चबाया जाता है, भोजन को सबसे पहले चबाया जाता है। तो इसे लिख देते हैं भोजन को विषय में, यानी भोजन, इसका क्वेश्चन क्या हमारा, भोजन का पाचन में, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है।
हमारा 7वां क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। हमारा एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भोजन को क्या करता है, लार का मुलायम बनाता है तथा चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में आगे बढ़ सके। ठीक है ना। तो लार हमारा कहाँ स्रावित, मुख से। मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती है जो लार का श्रवण करती है। ठीक है। भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भोजन को मुलायम बनाती है तथा चिपचिपा बनाता है। ठीक है ना। जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में आगे बढ़ सके। तथा लार में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। ठीक है ना। तो भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भोजन को मुलायम तथा चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में आगे बढ़ सके। तथा लार में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। अगला मेरा क्वेश्चन 8वां का देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या है। उप उत्पाद यानी उपरांत बनता क्या है। ठीक है। स्वपोषी पोषण के बाद जो ऊपरे उसमें क्या होता है, उत्पाद बनता है, वह क्या है। तो देखते हैं क्या है। स्वपोषी, इसका उत्तर हमारा बनता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में जल का होना अति आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। यानी कि स्वपोषी पोषण तभी होगा जब जल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, क्लोरोफिल होगा तथा सूर्य का प्रकाश होगा, तभी होगा स्वपोषी पोषण, अन्यथा नहीं होगा। जिससे स्वपोषी पोषण हो सकता है, यानी कि ये सभी चीजें होंगी तभी स्वपोषी पोषण हो सकता है अथवा नहीं होगा। ठीक है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है तथा स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस है। नीचे देखो समीकरण हमारा लिखा है, नीचे हमारा समीकरण लिखा है। कौन सा समीकरण लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और है हमारा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O है, O है, C नहीं है, O है। ठीक है ना। H2O है और सूर्य की प्रकाश है तथा इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थित तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस बन रही है। यानी कि जब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के और प्लस 6 अणु जल के आपस में मिलेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक ना। तो क्या बने, हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है। तो हमारी ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ठीक है। हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म, यानी कि पोषण के 8 क्वेश्चन थे। हमारे पोषण संबंधी जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन थे सभी खत्म हो गए। हमारे जितने भी पोषण संबंधी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे सभी खत्म हो गए। तो अगले हम वीडियो में स्टडी करेंगे श्वसन तंत्र के विषय में। श्वसन तंत्र, तो इसके विषय में स्टडी हम अच्छे से करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा श्वसन तंत्र है। ठीक है ना। श्वसन तंत्र है। तो हमने क्या देखा स्वपोषी पोषण में, तो हमारे कितने क्वेश्चन थे उसको हम देख लेते हैं एक बार। अरे सारे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कौन कौन। देखो हमारा क्वेश्चन था स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसके विषय में हमने पढ़ा। और दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हमारा पौधा है आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हमारे और तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका थी। ठीक है ना। वह पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का था। पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, ठीक है, क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया, यानी क्षुद्रांत को कैसे, यानी कि हम कह सकते हैं पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की भीतरी संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है ना। इसके विषय में स्टडी किया। और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, इसके विषय में हमने देख लिया। और हमारा अगला क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इसको भी पढ़ा। भोजन के पाचन में हमारे लार की क्या भूमिका है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है हमारा स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। स्वपोषी पोषण कब होगा, यानी कि उसके लिए कौन कौन चीज होना अति आवश्यक है, यानी किस चीज का होना अति आवश्यक है और उसके उपोत्पाद यानी उपरांत क्या बनता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जल होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और
ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो हमने जितने भी क्वेश्चन थे हमारे उसके पोषण संबंधित थे वो हमारे सभी हल हो गए हैं। अगले स्टडी करेंगे, अगले लेक्चर में हमारा आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।